इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क में नफरत फैलाने वालों का खात्मा होते हुए हम अपनी आंखों से देखेंगे। हम अपने को लावारिस समझते हैं क्योंकि हम लोग टुकड़ों में कटे हुए हैं। मजबूत हाथ हमें जरूर पकड़ना चाहिए। हमने आज तक शायद मजबूर हाथ पकड़े हैं। जालिम ने किस सफाई से धोई है आस्ती और उसको खबर नहीं है कि लहू बोलता भी है। सवाल ये है कि हम लोग कांग्रेस के साथ गए और आज उसी कांग्रेस को जो है वो हम ये कह रहे हैं कि वो हमारी हिफाजत नहीं कर सकते। और यहाँ से वो आने का मौका दे। हमारे आज के मेहमान खुद ही यहाँ तशरीफ ला चुके हैं और बहुत जल्द जलसे की कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी जाएगी। पहली के अंदर उनको नेशनल कॉम्पिटिशन में फर्स्ट प्राइज मिला। जितने कानूनी तरीके हो सकते हैं एहतजाज करने के, अपनी बातें मनवाने के, उन तरीकों को बरूए कार लाते हुए हुकूमत पर इस बात का प्रेशर बनाए कि वो इस बिल को मुल्क की तमाम असेंबलियों में और पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में मंजूर करे और नाफिज करे। इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क में नफरत फैलाने वालों का खात्मा होते हुए हम अपनी आंखों से देखेंगे। अगर ये बिल मंजूर नहीं होता है तो इसी तरह वीडियोग्राफी होती रहेगी, लोगों के मजहबी जज्बात से खिलवाड़ किया जाता रहेगा, दंगे होते रहेंगे, फसादात होते रहेंगे। जहां अमल होगा वहां रद्द अमल भी लोग कर जाते हैं। कि हम पैगंबर मोहम्मद बिल का तारुफ अपने हल्कों में करवाएं, अवाम में करवाएं, इसका तारुफ करवाएं, लोगों को इसके लिए हम बेदार करें। इसी तरह दूसरा एक मुद्दा, हिंदुस्तान की दूसरी रियासतों की तर्ज पर महाराष्ट्र में भी बाला साहेब की क़यादत में इनकी पूरी पार्टी ने इस बात का मुतालबा किया है कि वक्फ बोर्ड से जितने भी मसाजिद और मसाजिद रजिस्टर्ड हैं वहाँ खिदमात अंजाम देने वाले उलमाए किराम को सरकारी माहाना वजीफा दिया जाए। हमारी बात को ऐवान तक पहुंचाने के लिए हमें एक वसीले की जरूरत है। हम अपने को लावारिस समझते हैं क्योंकि हम लोग टुकड़ों में कटे हुए हैं। तहरीब कार जो ताकतें हैं वो ये नहीं देखती हैं कौन सुन्नी है, कौन शिया है, कौन हनफी है, कौन मालिकी है, कौन शाफई है। वो ये देखती है कि ये मुसलमान है, हमको वो मुसलमान समझती है और हम अपने को फिरकों में बांट के रखते हैं। जालिम ने किस सफाई से धोई है आस्ती और उसको खबर नहीं है कि लहू बोलता भी है। और हम खूब समझते हैं तेरे शीशे गरी को साथी। काम नजर करती है और नाम है पैमाने का। मुसलमानों, आप याद रखिए, हमको कोई मिटा नहीं सकता है। सैयद मुजफ्फर हुसैन कचहरी रहमतुल्लाह ने बारिक भाई कहा था कि हमको मिटाना चाहते हो, हमको हिंदुस्तान से भगाना चाहते हो तो सबसे पहले तुमको गरीब नवाज को हटाना पड़ेगा। हम यकीन जानते हैं कि जब तक अजमेर में गरीब नवाज का रोजा रहेगा मुसलमान इसी हिंदुस्तान में रहेंगे। जैसा किया जा रहा है, अब मैं तैयारी रखूंगा कुर्सी एकेडमी और मंसूरी जमात, कुर्सी एकेडमी और मंसूरी जमात फौरन तशरीफ ले आए का इस्तकबाल किया गया। हम चाहते हैं कि आने वाले वक्त में इस कौम की रहनुमाई जो है वो सही हाथों में रहे, ऐसे मजबूत हाथ में जो कभी किसी का लाचार और मोहताज ना रहा। मजबूत हाथ हमें ज़रूर पकड़ना चाहिए। हमने आज तक शायद मजबूर हाथ पकड़े हैं। जो खुद मजबूर रहे हैं वो दूसरों के लिए क्या कर सकते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने किस तरीके से गलत रहनुमा को गलत लोगों को हमने रहनुमा बनाया।
फूल से मखमली तलवों में छाले कर दिए, गोरे सूरज ने हजारों जिस्म काले कर दिए। कैसे बुझेगी अब प्यास हमारी, हमने खुद ही महवे कमजर लोगों के हवाले कर दिया। पूजता था कल तलक, रोशनी की देवता को पूजता था कल तलक, आज घर के खिड़कियों के कांच काले कर दिए। रोशनी की देवता को पूजता था कल तलक, आज घर के खिड़कियों के कांच काले कर दिए। जिंदगी का कोई भी तोहफा नहीं है मेरे पास, मैंने आंसू भी गजलों के हवाले कर दिए। तुझको देखकर कोई मंजर ना देखा उम्र भर, तेरे उजाले ने अब मेरी आंखों में जाले कर दिया। मेरे ख्याल से पहले अगर इसकी शुरुआत करें तो हम इस दौर क्यों आए, ये सबसे बड़ा सवाल उठता है। 70 साल के बाद कि वही हम 1947 की स्थिति में आ चुके हैं। इसके जिम्मेदार कौन है? मेरे ख्याल से हम सभी जन जिम्मेदार हैं। जिस तरह इस देश में सेक्युलर मिजाज है, उसी तरह यहां अक़लियतों के खिलाफ अपनी बात रखने के लिए और करने के लिए एक संगठन भी है और उनके पीछे ताकत भी है। लेकिन इन्हीं सभी विचारधारा के जो लोग थे, उन्होंने उनको दबाए रखा था, आगे नहीं आने दिए। क्योंकि संविधान के दौरे के माध्यम से उन्होंने ये कहा कि आपकी जो विचारधारा है वो संविधान से मिलती थी, और इस बात को जो है वो आम आदमी तक पहुंचाते थे। जो नफरत की जिंदगी नहीं चाहता था, अमन और शांति की जिंदगी चाहता था, वो इन लोगों से दूर रहा। और ये दूर रहने की वजह ये है कि यहाँ पर मार्क्सिस्ट था, कम्युनिस्ट था, सोशलिस्ट था, मानवतावादी था, अम्बेडकरवादी था, जिन्होंने कहा कि इस संगठन से बचे रहिए, इन लोगों से बच के रहिए, क्योंकि ये नफरत फैलाने वाले हैं, ये भाईचारा के खिलाफ है, ये अधिकार के खिलाफ है। और इसलिए नाहा मुसलमानों का शिक्षा का संबंध जो उठाया है, मैं समझता हूं कि 50% हिंदुओं की भी शिक्षा की समस्या जो आपकी है तो वही है, नया कुछ भी नहीं है। जिस तरह से एनआरसी के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, तो मैंने कई लोगों से कहा कि इसको मुस्लिम इशू मत बनाइए, आप इसकी गहराई में जाइए। लेकिन दुर्भाग्य है कि उस वक्त की लीडरशिप जो गहराई में नहीं गई, और गहराई में नहीं गई, इसकी वजह से उसे इस बात का पता भी नहीं चला कि इस देश में एक पिंडारी नाम का एक समाज भी था, कि जिसकी जनसंख्या इस देश में 18% है। उसमें से पिंडारियों में से 3% जो है वो मैं मान के चलता हूं कि सूफियों को मानते हैं, बाकी जो है वो हिंदुओं में। मतलब जिनके पास ना गांव है, जिनके पास ना रहने के लिए जगह है, जो आज भी भटकते रहते हैं, अगर उन्हीं गहराई को अगर हम लोग देखते तो शायद मैं समझता कि एक माहौल पैदा हो। ये जो एनआरसी है ये सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नहीं,
ये सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नहीं, ये एनआरसी जो है हिंदुओं के तबके का 40% जो है, जिसके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। क्या बात है, बहुत अच्छे। मुसलमानों के पास रिकॉर्ड तो है, मस्जिदों के माध्यम से रिकॉर्ड है, उसकी कहीं ना कहीं तो भी लिखा है, इसलिए उसके पास रिकॉर्ड कहीं ना कहीं तो भी मिलता है। लेकिन ये 40% जो है, ना इनका गांव है, ना इनकी जमीन है, और ना इनका कोई स्टेट है। इस बात को हम लोग ने जब उठाया, पार्टी की ओर से उठाया, तब जाके यहाँ के लोगों को पता चला कि भाई यही एनआरसी सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, तो ये इस देश का जो 40% हिंदू जो है, जिसको आरएसएस अपने हाथ में दबाना चाहती है, वो भी इनके टारगेट पर है। हम लोग जब तक अपना आईना बढ़ाते नहीं, हम लोग जब तक अपनी सोच बढ़ाते नहीं, तब तक मैं ये कहूँगा कि हम लोग आइसोलेट होते हुए या आइसोलेशन की ओर हम लोग खुद ही जा रहे हैं। मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि आज ये जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो है कहाँ? समाजवादी है वो आजकल दिखाई नहीं देती। शरद यादव आखिरी, नीतीश कुमार अब बाहर आए, देवगौड़ा उनके बेटे किसी भी तरह बचे हुए हैं। लेकिन 10 साल के बाद अगर हम लोग आगे देखें तो शायद मेरे ख्याल से एक परिस्थिति जो उभर रही है कि जो आज हम लोग महाराष्ट्र में खुली तौर से देख रहे हैं। खुली तौर से क्या देख रहे हैं कि शिवसेना जो थी यहां से निकाल के पूरी वहां रख दी, और जिनके पास रख दी वो उनके साथ में चले गए। मतलब नंगा करने का जो एक तरीका इस देश में शुरुआत हुआ है, क्या हम लोग इस बात को एहसास करेंगे या नहीं करेंगे? कल कांग्रेस का भी वही होगा। मैं आज मान के चलता हूं कि हम लोग जितने रिलीजियस होते जाएंगे उतना आरएसएस को फायदा होगा, इस बात को हम लोग को देखता हूं। जितना हम लोग सेक्युलर बनते जाएंगे उतनी तकलीफ आरएसएस को होती रहेगी, क्योंकि सीधा होता है उनका कहना है कि भैया ये जो अक़ीदत है, चाहे वो सिख हो, चाहे वो जैन हो, चाहे वो बुद्धिस्ट, वो अपना धर्म बना रहे, हम क्यों नहीं बना? लेकिन जब सेक्युलर की बात आती है तो यही बात आती है कि भैया धर्म जो है व्यक्तिगत है, राजनीति और समाज जो है वो अलग है, इसको दोनों को मिक्स करने की कोई जरूरत नहीं। ये जब तक चलता रहा तब तक मैं कहता हूं कि हम लोग महफूज हैं। 1978 में जब जनता पार्टी की सरकार आई तो एक गलती हुई, मैं जानता हूं उसको। वो यही हुआ कि उन्होंने आरएसएस के जो मंत्री थे, जनसंघ के जो मंत्री थे उस वक्त, उन्होंने उस राजघाट पर उनको शपथ ग्रहण करने की इजाजत दी। उसके पहले गांव में बात यह फैली थी कि ये जो महात्मा गांधी की हत्या हुई उसमें इनका हाथ था। जैसे ही इनकी शपथ हुई दूसरे दिन से इन्होंने शुरुआत किया कि अगर हमारा कोई हाथ होता तो क्या हमको शपथ लेने के लिए इजाजत मिलती। तो अपने आप को जो है उन्होंने बरी करवा, जो एक रोग थी उस रोग से उन्होंने अपने आप को बरी करवा लिया, और बरी करने के बाद
वो रुके नहीं हैं, वो आज ऐसे मुकाम पे आके पहुंचे हैं कि वो आज ये कह रहे हैं कि हम संविधान बदल दें। बात बराबर है उनका नया संविधान जो है वो गठित हो चुका है। वो इसी बात का और इसी वक्त को वो रुक रहे हैं कि कब हमारी मेजॉरिटी आती, हमारी पूरी मेजॉरिटी आती है और विरोध करने के लिए कोई बचता ही नहीं। और इसलिए आज के वक्त में मैं समझता हूं मोहम्मद पैगंबर के बिल की जितनी चर्चा होगी उतनी बड़ी अड़चन आरएसएस को होगी। और उसकी वजह यह है कि हर कोई चाहता है कि अपने दिन की हिफाजत हो। अपनी बात आम आदमी तक ले जाना मैं समझता हूं आज सबसे बड़ी अपनी जिम्मेदारी है। शिक्षा की बात आई, सचर कमेटी की रिपोर्ट है। जिस तरह सचर कमेटी की रिपोर्ट जो है चर्चा हुई, उस तरह से दूसरी एक रिपोर्ट की चर्चा नहीं हुई। और वो है बैकवर्ड हिंदुओं की चर्चा है। उसकी भी अगर आंकड़े देखा जाए तो सचर कमेटी के बराबर ही उनके आंकड़े हैं। शिक्षा यहां भी नहीं है, शिक्षा वहां भी नहीं है। अगर इसी बात को दोनों अगर उठाते हुए शिक्षा ना आपके पास है ना हमारे पास है, इसलिए हम लोग ने शिक्षा के लिए लड़ना चाहिए, इकट्ठा होकर लड़ना चाहिए, तो मैं समझता हूं ये शिक्षा का जो इशू है इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, इसका एक रास्ता निकल सकता है। लेकिन जिस दिन हम लोग इसको एक माइनॉरिटी का इशू बनाएंगे, क्योंकि माइनॉरिटीज को जितनी भी सहूलतें हैं वो मैं मान के चलता हूं उसका तख्ता बन चुका है, उसमें कोई ऐड करने की जरूरत नहीं, उसमें कोई हिफाजत करने की जरूरत नहीं है। लेकिन विद्यार्थियों की संख्या कैसी बढ़े इसको ये हम लोग को देखना होगा। और इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि हम लोग सेक्टेरियन होके मतलब अलग अलग होके मांग करने की बजाय अगर मिलकर अगर मांग करेंगे तो मैं मान के चलता हूं कि यहाँ जो एक माहौल पूरी तरह से रिलीजियस करने का, धार्मिक करने का जो बेड़ा कई संगठनों ने लिया है उसको हम लोग तोड़ सकते हैं, ऐसी एक परिस्थिति है। मैं हमेशा कहता हूं कि उस महाराष्ट्र की विधानसभा में हम लोग के पार्टी से कोई नुमाइंदा चुन के नहीं गया। शिक्षक मतदार संघ से कपिल पाटिल जो है जिसको हम लोग ने चुनाया था, उससे कहा कि इस बिल को तुम रख सकते हो, मतलब कोशिश करूंगा। तो मैंने कहा देख ले, सभी लीडरान से हम लोग ने वहां पे बात की, सबने मुझसे ये कहा कि ये प्रकाश जी से ये वक्त सही है इस बिल को लाने का। तो मैंने उनसे यही कहा कि आप अगर सही समझे तो ये सही वक्त, अगर आप ये कहते हो कि ये सही वक्त नहीं है तो सही वक्त नहीं है, मतलब तय तो अपने को करना है सही है नहीं है, बोली क्या करना है इसको, मैंने कहा इंट्रोड्यूस करना, सदन के माध्यम से इसको आगे ले जाना है। बोले कपिल से कहिए कि उसको पेश करें। बिल पेश हो गया हाउस में, सदन ने उसको स्वीकार किया, अब उसका कानून बनना बाकी। आज भी सेक्युलर मिजाज जो है वो बाकी है, वो खत्म नहीं होगी। अगर वो खत्म होती तो शायद मेरे ख्याल से मोहम्मद पैगंबर बिल जो है वो हम लोग सदन के पठन पे कभी रख भी नहीं सकते थे, ना उसका कुछ सोच भी सकता था।
अब रही बात इसकी जो है, इसकी मंजूरात करने की बात है। अब इसको मंजूरात करना है तो सदन में मेजॉरिटी होना जरूरी है। अब ये मेजॉरिटी जो है वो इलेक्शन से आती है। जब कभी 1 to 1 राजनीति हुई है तो हम लोग हारे हैं और आरएसएस जीती है, क्योंकि ऐसा कोई मुद्दा निकलता है कि वो 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, 5 दिन के लिए माहौल बिगाड़ देती है। और माहौल बिगड़ता जब है तो वो अपना कम्युनल बन जाता है, रिलीजियस बन जाता है और उसी पर वो वोट देके बाद में पछताता है। ऐसी एक परिस्थिति है। तो एक सही वक्त पर उस वक्त की क्या राजनीति हो, मेरे ख्याल से उस वक्त हम लोग को डिसाइड करना जरूरी है, ऐसा मैं मान के चलता हूं। रही बात, मैंने जैसे कहा कि माहौल बिगाड़ने की बात है, मैंने शुरुआत में ही कहा कि हमने दोस्ती किससे की। 2014 में हम लोग ने दोस्ती किससे की। मैं नहीं कहूंगा कि पब्लिकली उसका जवाब दो, आप अपने आप को जवाब दो। मुद्दा यह था कि उस वक्त की सरकार करप्ट थी, तो मैं कहता हूं पूरी करप्ट थी। लेकिन दूसरी तरफ की जो आने वाली सरकार थी उसकी विचारधारा क्या है? उसकी विचारधारा जो है, किसी ने अगर वी एंड हिज ब्रदरहुड, गोलवलकर की किताब है, अगर उससे किसी ने अध्ययन किया हो, नहीं किया हो तो मैं आज भी कहता हूं कि उसको अध्ययन कर लीजिए। 125 पन्ने की किताब है, पूरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसका आखिरी चैप्टर जो है, अगर उसी को अगर पढ़ ले तो आरएसएस सरकार पे जब आएगी तो यहाँ के अक़लियतों के साथ उनका व्यवहार कैसा होगा, उनकी अपेक्षा क्या है, उस पर उन्होंने जाहिर की। और उनकी वो जो फिलॉसफी है, उनकी वो जो विचारधारा है, उसको उन्होंने छोड़ा नहीं। करप्शन एक बीमारी है, सही है, लेकिन हम लोग ने जिनका दामन पकड़ लिया वो कैंसर था। वो आज कैंसर हम लोग को खा रहा, और वो इतने जोरों से अब शुरुआत हो चुका है कैंसर कि वो यहां किसी को भी बाहर उनके खिलाफ जो है, उनके खिलाफ अगर आवाज करोगे तो वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं। वो अपनी विचारधारा जो है इस देश में लागू करना चाहते हैं। अब 2014 में ये गलती हो गई कि हम लोग ने करप्शन की वजह से सेक्युलर फोर्सेस का दामन छोड़ दिया और जो है धार्मिक पार्टियों की विचारधारा लेने वाले जो है उनका हम लोग ने दामन हाथ में ले लिया। अगर यहां दंगों की इतिहास हम लोग देखें तो शायद मेरे ख्याल से जिस वीपी सिंह के साथ में हम लोग थे, उन्होंने हम लोग ने इतिहास बदला। मैं नहीं जानता आप लोग कितने बार इस बात को पहचानते हो या नहीं। नब्बे के बाद दंगों की राजनीति इस देश से खत्म हो गई। बीच में मेरठ में करने की कोशिश हुई लेकिन अमल नहीं हुआ। दंगों की राजनीति के बाद जो है वो बॉम्ब ब्लास्ट की राजनीति शुरुआत हुई। मतलब जब तक यहां पर हिंदू मुसलमान अपने आप में लड़ते नहीं रहेंगे तब तक यहां जितनी भी धार्मिक राजनीतिक पार्टियां, आरएसएस, बीजेपी वाले जो है वो पनप नहीं पाएंगे। ऐसी एक परिस्थिति, नफरत की राजनीति
पर उनका पनपना जो है, बढ़ना जो है, वो उन्होंने बुनियाद बना दिया। और आज जो है बॉम्ब ब्लास्ट की राजनीति भी आगे नहीं ले जा सकते, एक हद तक ले गए, इसलिए उन्होंने एक नया तरीका ढूंढा है। एक तरफ मुसलमानों को पकड़ो, उसको मारो, और इतनी बेरहमी से मारो कि लोगों की रूह कांप लगे। उसी तरह दूसरी तरह जो दलितों के साथ वही तरीके का अत्याचार दोबारा शुरुआत हो चुका है। मेरा कहने का मतलब है कि लोगों में ये दूरी रहे, इसलिए आप जो है ये अलग अलग मुसलमानों को पकड़कर उनको इतनी बेरहमी से मारे, उसका वीडियो निकाले, पब्लिकली उसका डेमोन्स्ट्रेट करे, और एक भय और एक नफरत की राजनीति दोबारा उसको शुरुआत करे। मैं समझता हूं कि जहां जहां इंसिडेंट होता है वहां मेरे ख्याल से हर सेकुलर पार्टी, में किसी एक का नाम नहीं लूंगा, सभी जन वहां पर उस परिवार के साथ या उस व्यवस्था के साथ लड़ने के लिए खड़े हो जाते हैं। रही बात उस बात लोगों को बचाने की, मेरे ख्याल से कहीं पता होगा तो मेरे ख्याल से उसको बचा भी सकते हैं, लेकिन उसकी जानकारी घटना होने के बाद मिलती है। और इसलिए मैं समझता हूं कि एक कोशिश जो की जा रही है, डराने की जो कोशिश की जा रही है, वो उलमाओं को भी डराने की कोशिश होगी, नई बात नहीं है। मेरे ख्याल से उलमाओं ने इस बात को पहले से ही पहचान लेना चाहिए था कि वो टारगेट अब वो होंगे, क्योंकि मुसलमानों में उन्हें कोई पॉलिटिकल राजनीतिक नेता नहीं रखा है। अगर हो तो मुझे बताइए, मैं उसे मिलने के लिए तैयार हूं। आज जो है उलमाओं के हाथ में समाज की दौड़ आ चुकी है, राजनीतिक दौड़ भी आ चुकी है। जिस तरह से आप लोग धर्म के बारे में लोगों को समझाते हो, नेकी का रास्ता बताते हो, उसी तरह से बाहर के लोग ये सोचते हैं कि आप राजनीतिक दरिया भी इन मुसलमानों का जो है वो मौलवियों के साथ में होगा, और इसलिए मौलवी टारगेट होंगे। इस बात को मैं समझता हूं कि हम लोग को पहचानना चाहिए कि अगला क्या करेगा। और आज मैं समझता हूं कि मुफ्ती साहब ने जब कहा कि हम लोग को धमकियां दी जा रही है, मुझे कोई नया नहीं लगता है। ये और बढ़ेगी 1 साल के अंदर, और इसलिए मैं मान के चलता हूं कि आज के वक्त में ना दलितों के पास रास्ता है, ना आपके पास रास्ता है। मैं कहूँगा मजबूरन दोनों को एक साथ आने की नौबत आई है, क्योंकि दोबारा अगर नहीं गए तो मैं समझता हूँ कि दोनों भी बचेंगे नहीं, ऐसी ये परिस्थिति है। क्योंकि 90 की बात में अगर कहूँ कि यहाँ दंगों की राजनीति क्यों खत्म हुई, तो आप लोगों ने जो है, मैं उस वक्त काफी बड़ी पैमाने में राजनीति में था, तो कई मुस्लिम संगठनों से हमारी बात हुई। वो कहते थे हम कांग्रेस के साथ है, तो मैंने कहा मैं आपका इतिहास भी जानता हूं कि आप कांग्रेस के साथ में, यहाँ की जो आज़ादी की लड़ाई है आप लोगों ने कुर्बानी जो दी, उसी को भी जानता हूं, लेकिन मैंने कहा आज की राजनीति आपकी गलत है। बोले आप सीधे हमको गलत कह रहे हो। मैं कहा सीधे गलत कह रहा हूं, और मैंने कहा उसकी वजह है कि आपकी जो लड़ाई होती है, दंगे की लड़ाई जो होती है, वो सवर्णों के साथ में नहीं होती है, वो ओबीसीओं के साथ में होती है। आपकी लड़ाई जो है वो ओबीसीओं के साथ में होती है, सवर्णों के साथ में नहीं होती है। और मैंने इसी ओबीसी को जो है वो सवर्ण दबा रहा है, और यही से ओबीसी सोचता है अरे यार मुसलमानों को मारो तो ऊपर से दबने की राजनीति कम हो जाएगी। मैं कहा दोनों को रास्ता नहीं है, मैं कहा दोनों इकट्ठा बैठ लो, मौका दे दो एक दूसरे को। 90 के राजनीति में दोनों इकट्ठा बैठ गए, जहाँ मुलायम सिंह निकले, लालू प्रसाद यादव निकले, शरद यादव निकले, कई लोग निकले वहां से, और तुरंत मैंने जैसे कहा कि दंगों की राजनीति खत्म।
क्योंकि जिसके हाथ में तलवार दे आरएसएस वाले देते थे, उसके हाथ में आपने सत्ता दी और उसे पता चला कि सत्ता का माहौल चलाना है तो सबको लेके चलना है, अकेले चल नहीं सकते। तो बुनियादी बदलाव जो है इस व्यवस्था में आए, ऐसे मैं मान के चलता हूं। और आज उसी तरह का बुनियादी बदलाव जो है वो आप लोग ले आ सकते हो, आप लोग ले आ सकते हो, क्योंकि आज मुसलमानों के अलावा कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक भी ऐसी कौम आपको नहीं मिल सकती जो बीजेपी के खिलाफ है, आरएसएस के खिलाफ है। ये जो आपका दिमाग जो है कि मैं इस सेल का अध्यक्ष बनूं, उसका बनूं, मैं ये कह रहा हूं कि पूरी राजनीति आप में हाथ में लेने की आप क्यों सी सोचते हैं। और इस बार मैं कहता हूं कि अगर बदलाव की अगर लहर जो चलेगी वो मुसलमानों के यहां से बदलाव की लहर चलेगी। तो इस बात को सभी को एहसास है कि 2024 में जो है वो कतई मुसलमान जो है बीजेपी को वोट नहीं देगा। ये कई लोगों की धारणा बन चुकी है। अब सिर्फ इतना है कि आप कहीं इस साइड न जाए ना उस साइड ना जाए, जाना है आपको एक साथ जाना है, एक तरीके से एक रास्ते पे चलना है, दो राह पर आपको नहीं चलना है। एक रास्ता अगर आप लोगों ने पकड़ लिया तो मैं मान के चलता हूं कि जो मजलूम है, कि जिनकी आवाज दिखाई नहीं देती, जैसे मैंने कहा कि एनआरसी में अगर उन छोटे छोटे समाजों को लेके अगर हम लोग रास्ते पर नहीं उतरते तो यहाँ का जो सोचना पढ़ा लिखा जो है उसको एक बात को एहसास नहीं होता कि ये सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, ये जो है हिंदुओं के खिलाफ भी है। ये वर्ग मेरे ख्याल से आप लोगों से जुड़ सकता और एक बड़ी ताकत यहाँ पर बन सकती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मुसलमानों में राजनीतिक नेता 2024 तक कोई आ जाएगा, ऐसा मुझे नहीं लगता। तो ये मुसलमानों की 2024 की जो सामाजिक राजनीतिक दौर जो है वो उलमाओं को ही संभालनी होगी और मैं उम्मीद करता हूँ कि उलेमा जो है इस दौर को संभालेंगे और एक नया रास्ता बताएंगे। इन्हीं लफ्जों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। मेरे ख्याल से जिस तरह से वो प्लानिंग कर रहे थे करने का उतना उनका मौका नहीं मिला है, लेकिन कुछ लोग जो है उनके अधीन हो जाते हैं और वो दंगा करवाते हैं, हत्या भी करते हैं। तो मेरे ख्याल से इसको रोकना जो है वो ऑल पार्टियों की जिम्मेदारी है, ऐसा मैं मानता हूँ। एक आखिरी सवाल, आपने कहा इसे रोकने के लिए ऑल पार्टियों करना होगा। कोई सी भी पार्टी अगर कुछ भी बोलती है उनकी पार्टी का दफ्तर पे ईडी सीबीआई का छापा पड़ जाता है, कहीं ना कहीं ये डर का माहौल बनाते हैं ताकि वो पूरी तरह से इन्होंने डर का माहौल बनाया है। और मैं ये चाहता हूँ कि ये डर का माहौल को जो है वो आपको सही तरीके से जवाब देना होगा। ऐसी एक इस इलाके में जितने भी गरीब हो अमीर हो हर तरीके का नशा जो आज समाज में दिख रहा है। और मैं एक छोटी सी 2 वॉश बेसिन से मेरा काम शुरू किया था, आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़े पैमाने पे है। सगळ्यांनी विक्ट्री करा, आपल्याला आम्हाला अभिमान आहे, सगळ्या महिलांनी हे बनवले।